Hello guys and welcome back once again for the sessions of class 11 accountancy। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 कॉमर्स से रिलेटेड वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। गाइज ये बहुत ही सिंपल सा बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आपको समझना है कि गलती क्या हुई है और उस गलती को आप बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हो। देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ गलती वर्ड यूज किया था और उसे ठीक करने के लिए कहा था। तो एरर का मतलब तो आप बहुत ही आसानी से समझ गए हो कि एरर का मतलब गलती होता है और रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है उसे करेक्ट करना, उसे ठीक करना। तो आज के हम इस चैप्टर में यही बात डिस्कस करेंगे। लेकिन किसी भी चैप्टर को प्रैक्टिकली स्टार्ट करने से पहले उसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आज इस सेशन में आपके साथ कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स ही इस चैप्टर के डिस्कस करूंगी ताकि हमें प्रैक्टिकली इस चैप्टर को समझने में आसानी रहे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या बताते हैं। टू अर्न इज ह्यूमन। देखो ये हमने बहुत ही कॉमनली कहावत सुनी हुई है कि इंसान जो है वो गलतियां करता है, तो गलती करना इंसान की फितरत है। अकाउंटेंट एज अ ह्यूमन बीइंग इज लाइकली टू कमिट मिस्टेक्स while recording the transactions in the books of original entry, posting them to ledger accounts or in preparing a trial balance itself। देखो अकाउंटेंट जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है और हमने अभी अभी यहाँ पर क्या बोला कि गलती करना इंसान की एक तरीके से आदत है। तो इसलिए एक अकाउंटेंट जो कि एक ह्यूमन बीइंग है वो भी गलती कर सकता है। वो गलतियां कब कर सकता है? जब वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, दैट मीन्स जो हमने डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स या जर्नल ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री जो हमने समझी थी, अब उस वक्त भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते वक्त अकाउंटेंट गलती कर सकता है, या जब लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं तब वो गलती कर सकता है, या फिर जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है तब भी वो गलती कर सकता है। तो ये डिफरेंट फेजेस का हिंट दे दिया आपको एक प्रकार से कि इन फेजेस पर गलतियां एक अकाउंटेंट के द्वारा की जा सकती हैं। सो इट इज एसेंशियल टू लोकेट एंड रेक्टिफाई एरर्स। अब ये जरूरी है, देखो अगर हम गलती करेंगे तो हमें अपनी गलती को सुधारना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है कि जरूरी हो जाता है कि हम वो गलती कहाँ हुई है उसे आइडेंटिफाई करें और उसे करेक्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस विल नॉट डिस्क्लोज द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एंड the balance sheet will not present a true and fair view of the financial position of the business। तो सिंपल सी बात, जो हमारी डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हमें फेयर एंड ट्रू पिक्चर नहीं शो करेंगी। सो एरर्स शुड नेवर बी करेक्टेड बाय ओवर राइटिंग और इरेजिंग। देखो जब छोटा बच्चा गलती करता है वो जनरली पेंसिल से काम करता है। अगर वो गलती करता है तो हम उसे इरेज कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको क्या एक स्पेशली बात कही जा रही है कि देखो एरर्स अगर कमिट होती हैं, एरर्स को अगर हमें ठीक करना है तो किसी प्रकार की भी ओवरराइटिंग या इरेजिंग नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो ना ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है। देखो ये लिखा भी हुआ है, बिकॉज इट रिड्यूसेस द ऑथेंटिसिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड गिव्स द इंप्रेशन दैट समथिंग इज बीइंग कंसील्ड। ऐसा लगता है कि कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ हेरा फेरी की गई है, कुछ मैनिपुलेशंस किए गए हैं अकाउंटेंट इंफॉर्मेशन के साथ। इसलिए एरर्स को कभी भी ओवरराइट या इरेज नहीं किया जाना चाहिए। तो देखो क्या है मेथड ऑफ रेक्टिफिकेशन, कैसे करेक्शन करोगे ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पर आपने एरर को आइडेंटिफाई किया और फिर उसे रेक्टिफाई किया। ठीक है, एट विच द एरर्स आर रेक्टिफाइड। इफ एन एरर is located in the books of original entry before its posting to the ledger। देखो हम ये सारा का सारा प्रोसेस कर चुके हैं,
हम समझ चुके हैं कि भाई पहले जर्नल एंट्री पास होती है, फिर लेजर अकाउंट्स बनते हैं, देन फिर लेजर बैलेंसेस की मदद से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। तो आपको वही कंसेप्ट थोड़ा सा दिमाग में रखना है और क्या देखना है कि अगर तो जब हम जर्नल एंट्री में रिकॉर्डिंग कर रहे थे या हम सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अगर उस वक्त एक एरर हुई है और हमने उसे लोकेट भी कर लिया तो क्या हो सकता है, इट मे बी करेक्टली या मे बी करेक्टेड बाय नीटली क्रॉसिंग आउट द रॉन्ग फिगर बाय अ सिंगल लाइन। मतलब एक सिंगल लाइन लगा दो और जो करेक्ट है उसे लिख दो, ठीक है, एंड राइटिंग द करेक्ट फिगर अबव द क्रॉस्ड फिगर। सिमिलरली इफ अ रॉन्ग फिगर हैज बीन पोस्टेड टू द करेक्ट लेजर अकाउंट, अगर लेजर अकाउंट में भी ऐसी गड़बड़ हुई है कि रॉन्ग फिगर लिख दी गई है, गलत अमाउंट भर दी गई है, तो वहां पर भी ऐसा ही मैनर यूज किया जा सकता है। दैट मीन्स एक लाइन लगाकर कट कर दो और उसके ऊपर सही जो अमाउंट आनी चाहिए, जो सही फिगर आनी चाहिए, उसे लिख दो। लेकिन if however an error is located after some time, it should be corrected by passing a suitable journal entry called rectifying entry। तो यहां आपको मेन मीनिंग उभर कर आता है रेक्टिफाइंग एंट्री का कि भाई अगर एरर पता लगाने में थोड़ी देरी हो जाती है तो उस वक्त उसे करेक्ट करने के लिए एक स्पेशल जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत पड़ती होती है, जिसे रेक्टिफाइंग एंट्री कहा जाता है। तो देखो, जितना मैंने अभी तक आपको थ्योरेटिकली ये कंसेप्ट बताया, हमें क्या बातें पता चली हैं? हमें पता चला है कि ये जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, हम उसे बेसिकली इस थ्योरेटिकल कंसेप्ट के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो आगे इन कैटेगराइजेशन के बेसिस पर ही डिपेंड करेगा, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। तो क्या है ये? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स डिपेंड्स अपॉन द टाइम ऑफ देयर डिटेक्शन, कब इन्हें आइडेंटिफाई किया गया है और एरर जो है वो किस टाइप की है। हमने जब ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर किया था, हमने उस वक्त डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स समझी थी, जैसे एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, इस तरीके की एरर्स हमने वहां उस वक्त समझी थी। तो वो आपको बहुत काम आने वाली हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो प्लीज जल्दी से जाकर उस वीडियो को जरूर समझिए, क्योंकि अगर वो हमें समझ में आ जाएंगी तो हमारे लिए ये चैप्टर समझना बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहली कैटेगराइजेशन क्या है जिसे आज हम थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस भी करेंगे, वो क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सेकंड है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, लेकिन बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अभी फाइनल अकाउंट्स बनकर तैयार नहीं हुए हैं। फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं? फाइनल अकाउंट्स होते हैं कि भाई अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना, भाई अभी बैलेंस शीट नहीं बनी। और अगर बात करें थर्ड पॉइंट की, तो इसमें है कि हमने फाइनल अकाउंट्स भी प्रिपेयर कर लिए हैं और उसके बाद हमें एरर का पता चला। तो चलिए देखते हैं कि हमें अभी फिलहाल के लिए ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमें क्या बताते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो अब इसमें क्या है? When errors are detected before the preparation of the trial balance, it should be assessed whether they are two-sided errors or one-sided errors। अब आपको एक नई चीज सुनने को मिली कि ये two-sided errors या one-sided error कौन सी एरर है। हमें सबसे पहले ये असेस करना पड़ेगा, इसकी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। अब देखो, जिन बच्चों ने ये ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में समझा हुआ है टाइप्स ऑफ एरर्स, ये अगर समझ लिया था आपने, तो आपको बहुत ही आसानी से ये पता चल जाएगा कि भाई 2-साइडेड एरर क्या होती है और 1-साइडेड एरर क्या होती है। तो रेक्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सभी प्रकार की एरर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते होते हैं। देखो, ये कैटेगराइजेशन है वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती हैं, उन्हें कहा जाता होता है 2-साइडेड एरर्स। क्योंकि ऐसी एरर्स का ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा दिमाग में लेकर आइए, उसकी एक डेबिट साइड होती है, एक डेबिट बैलेंसेस शो करने वाली साइड होती है और एक क्रेडिट बैलेंसेस शो करने वाली साइड होती है। तो
जो टू साइडेड एरर है उसने डेबिट पर भी अपना इफेक्ट डाला है और क्रेडिट पर भी अपना इफेक्ट डाला है, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा क्योंकि दोनों साइड पर उसका असर डाला है। तो इसलिए वो एरर्स जो हैं वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती हैं। लेकिन ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती हैं उनको हम वन साइडेड एरर्स कहते हैं। इनकी वजह से जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं करता होता है। तो देखिए, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस और टू साइडेड एरर्स। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं समझी थी वो वाली, तो जरूर समझिए। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। एरर्स विच अफेक्ट टू अकाउंट्स साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड टू साइडेड एरर्स। ऐसी गलतियां जो दो अकाउंट्स को साइड बाय साइड इफेक्ट करती होती हैं उनको हम टू साइडेड एरर्स कहते हैं। ऐसी एरर्स में एरर ऑफ ओमिशन आ जाती है। ऐसी एरर्स में रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन आ जाता होता है। ऐसी एरर्स में पोस्टिंग टू दी रॉन्ग अकाउंट आ जाता है और एरर ऑफ प्रिंसिपल आ जाता है। वो कैपिटल नेचर को रेवेन्यू नेचर कंसीडर कर लेना, रेवेन्यू नेचर को कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन कंसीडर कर लेना। तो इसलिए इन सभी प्रकार की एरर्स को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं एक जर्नल एंट्री पास कर जिसमें एक अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। ये क्या कंसेप्ट है? ये तो आपको डबल एंट्री एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पता है कि भाई हम जब जर्नल एंट्री पास करते हैं तो कुछ अकाउंट्स जो है वो डेबिट होते हैं और कुछ जो होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। तो हमने रेक्टिफाइंग एरर एंट्री जब पास करनी है ना, तो उस वक्त भी हमने यही काम करना है। ये नहीं कि अब डुअल एंट्री एस्पेक्ट की जगह कोई और एस्पेक्ट आ जाएगा। ये डेबिट और क्रेडिट वाला फंडा तो वैसे का वैसा ही रहने वाला है, लेकिन बस थोड़ी सी एक छोटी सी ट्रिक को दिमाग में रखना है। देखो, आपको कुछ रूल्स बता रखे हैं। फॉलोइंग रूल्स शुड बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल पासिंग एंट्रीज टू रेक्टिफाई दी टू साइडेड एरर्स। कुछ रूल्स दिमाग में रखने हैं और वो रूल्स क्या हैं? द अकाउंट्स शोइंग एन एक्सेस डेबिट शुड बी क्रेडिटेड इन द रेक्टिफाइंग एंट्री। जिस चीज को हमने ज्यादा डेबिट किया हुआ है उसके इफेक्ट को सही करने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा? हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, उल्टा कंसेप्ट करना पड़ेगा उसका। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जिस अकाउंट का शॉर्ट बैलेंस हमने लगाया है डेबिट का, उसे क्या करना पड़ेगा? उसे और ज्यादा डेबिट कर दो। मतलब जो चीज अगर सही नहीं है, उसका जो बैलेंस हमें दे रखा है उसके ऑपोजिट उसकी ट्रीटमेंट दे दो। जो चीज सही है लेकिन उसमें कमी है, उसमें सेम उसी इफेक्ट को और ज्यादा इंक्रीज कर दो। अगर शॉर्ट डेबिट है तो और डेबिट कर दो, अगर शॉर्ट क्रेडिट है तो और क्रेडिट कर दो, अगर एक्सेस क्रेडिट है तो उसके ऑपोजिट कर दो, जैसे यहां डेबिट वाले में किया था। बिल्कुल इसी तरीके से अगर एक्सेस क्रेडिट है तो हम क्या करेंगे? उसके ऑपोजिट यानी कि डेबिट कर देंगे। तो नेट इफेक्ट जो है ना वो अपने आप रेक्टिफाई हो जाएगा। तो चलो अब हम क्या करते हैं, हम इन रूल्स को कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आए। प्लस हमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी पता चलेंगे कि किस तरीके से हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर सकते हैं। देखिए, आज जो हमने डिस्कस किया है अभी तक फिलहाल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे मैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के जरिए आपके साथ और डिटेल में डिस्कस करूंगी। मेरे पास जो बुक है वो हरियाणा एडिशन के अकॉर्डिंगली जो डीके गोयल की बुक है, मैं उसे रेफर करती हूँ। ये आपको पहले भी बहुत बार बताया गया है। पेज नंबर 19.40 पर हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूंगी। देखिए, हमें रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है इन कुछ केसेस में। हमारे पास जो सबसे पहला केस है वो क्या है? क्रेडिट सेल्स टू मृदुला ₹5,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। देखिए, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं की गई है। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में एक बात रखिए कि जब भी आपको रेक्टिफाइंग से रिलेटेड
रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने के रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपने ना 3 बातें दिमाग में रखनी है। एक तो है कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, दूसरी है कि रॉन्ग एंट्री क्या पास की गई है, तीसरी है कि रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी। देखो पेपर में आपको मार्क्स मिलेंगे सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री के। ये जो करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री वाला काम आप करोगे ना, ये आपके बनेंगे वर्किंग नोट्स। सिर्फ आपको ये हेल्प करेंगे, सिर्फ ये आपको असिस्ट करेंगे कि रेक्टिफाइंग एंट्री आपकी गलत ना हो। लेकिन मैं फिर से बता दूं, आपको एग्जाम्स में जो मार्क्स मिलने वाले हैं या मिलेंगे वो रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने के लिए मिलेंगे। अगर आप अकेली करेक्ट एंट्री लिखाते हो या रॉन्ग एंट्री लिखाते हो तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब देखिए, जैसे ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो मैंने पढ़ी, इसमें तो था कि हमने क्रेडिट सेल्स मृदुला को जो की थी उन्हें रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो गलती ही यही हुई है। तो दैट मीन्स जो हमारी करेक्ट एंट्री होगी ऑब्वियसली है कि वही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री काउंट की जाएगी। तो इसके लिए आपको जर्नल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जर्नल एंट्रीज पास करनी आनी चाहिए आपको। तो यहाँ क्या एंट्री होगी, अगर मैं इस फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो हमारे पास जो एंट्री बनेगी वो बनेगी मृदुला अकाउंट डेबिट, या आपको बहुत बार मैंने ये बात भी बताई गई है, जब पर्सनल अकाउंट होता है तो साथ में अकाउंट लिखना जरूरी नहीं होता है, तो हम ऐसे एपोस्ट्रोफी डालकर लिख सकते होते हैं मृदुलाज अकाउंट डेबिट, नहीं तो अकेला मृदुला डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5000 डेबिट में और 5000 क्रेडिट में। ये हमारी करेक्ट एंट्री है और सेम यही एंट्री हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री भी काउंट की जाएगी। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में सारी की सारी एंट्रीज बिल्कुल ऐसी ही हैं कि इनमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है। सो जो हमारी करेक्ट एंट्री है वही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी। क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम नैना, तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नैना। जो अमाउंट है वो अमाउंट हम साथ में लिख देंगे। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, गुड्स रिटर्न टू प्रिया, ये हमारी परचेजेस रिटर्न है तो ये उस अकॉर्डिंगली एंट्री बन जाएगी। और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या होती है। अगर परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। सो द एंट्री विल बी प्रिया डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट जो आपको दिया हुआ है आप वो अमाउंट लिख दोगे। बिल्कुल इसी तरीके से गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि, राशि ने गुड्स रिटर्न की हैं, दैट मीन्स हमने राशि को सेल्स की होंगी तभी तो उसने रिटर्न की है, तो ये एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राशि और अमाउंट आ जाएगा 10,000 रुपीज। आई होप कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि भाई अगर नहीं रिकॉर्ड की है तो जो हमारी करेक्ट एंट्री है वही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री गिनी जाती होती है। लेकिन अगर आप सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखें तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़िए, मिलती जुलती है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, क्रेडिट सेल्स की है मृदुला को 5,000 की, लेकिन रिकॉर्ड क्या किया गया है, रिकॉर्ड की गई है 500 के अकॉर्डिंगली। तो अब यहां पर गड़बड़ हुई है, दैट मीन्स यहां पर करेक्ट एंट्री किसी और अमाउंट से होनी चाहिए, रॉन्ग एंट्री हमने किसी और अमाउंट से की है। तो देखेंगे कि अब रेक्टिफाइंग एंट्री कौन सी अमाउंट से होगी। देखिए, नंबर 1 है हमारी करेक्ट एंट्री जिसमें मृदुला को डेबिट किया जाएगा और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। सही अमाउंट कितनी थी, 5,000 की, तो ये 5,000 से हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। सो दिस इज आवर करेक्ट एंट्री। अब देखिए, हमने रॉन्ग एंट्री क्या की है, हमने रॉन्ग एंट्री की है ये वाली जिसमें हमने मृदुला को डेबिट तो किया लेकिन कितने से किया, 500 से। सेल्स को क्रेडिट किया लेकिन कितने से किया, 500 से। अब देखो, हमने अभी अभी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 2 साइडेड एरर्स वाला कंसेप्ट है इसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े थे।
आपको मैंने 4 रूल्स बताए थे और उसमें हमने क्या समझा था कि भाई अगर जो चीज डेबिट की जानी चाहिए, अगर हमने कम डेबिट की है, देखो डेबिट कितना होना चाहिए था 5000, लेकिन डेबिट कितना हुआ 500, कम डेबिट हुआ ना। बिल्कुल इसी तरीके से सेल्स देखो, क्रेडिट होना चाहिए था 5000, लेकिन कितना किया है हमने 500, कम क्रेडिट हुआ है ना। हमने क्या समझा था कि अगर ऐसे कम वाला कंसेप्ट हो तो जो सही डायरेक्शन होनी चाहिए, मतलब जो सही होना चाहिए डेबिट या क्रेडिट, वही इफेक्ट हम शो कर देते हैं, वही इफेक्ट हम रेक्टिफाइंग एंट्री में डाल देते हैं। तो इसलिए क्या होगा, मृदुला को हम डेबिट कर देंगे और सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे। जितनी कमी रह गई थी उतनी कमी को दूर करने के लिए 5000 और 500 का जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस से मृदुला को डेबिट कर दिया जाएगा। तो ऑटोमेटिकली देखो मृदुला 5000 से हो गई डेबिट। बिल्कुल इसी तरीके से सेल्स जो सिर्फ 500 क्रेडिट हुई थी, जब हम 4500 की और क्रेडिट कर देंगे तो देखो वो 5000 क्रेडिट हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर दिया जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 2 का। बिल्कुल इसी तरीके से इस सेकंड क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो इन सब में यही कंसेप्ट उभर कर आ रहा है कि जितना इफेक्ट हमें डालना चाहिए उस इफेक्ट से कम इफेक्ट हम शो कर रहे हैं। तो जैसे मैंने इस फर्स्ट पार्ट में डिफरेंस लेकर करेक्ट एंट्री को ही लिख दिया था, अमाउंट जो डिफरेंस आया था वो लिख दिया था, बिल्कुल इसी तरीके से ही जो हमारी ये नेक्स्ट एंट्रीज हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 की, वो भी कुछ इस तरीके से ही होंगी कि हम जो राइट एंट्री है उसे लिखेंगे और अमाउंट जो है वो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन अगर हम आगे बढ़े और क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो देखो हमें उसमें कुछ नया कंसेप्ट देखने को मिल रहा है। मैं फिर से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही लूंगी, इसमें एक पर्टिकुलर पार्ट ही लूंगी। देखिए फर्स्ट पार्ट ही, क्रेडिट सेल्स टू मृदुला 5000 but recorded as ₹5400, that means 5400। इस वाले क्वेश्चन में तो हमने कम इफेक्ट दिया था, लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें हमने ज्यादा इफेक्ट दे दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो फिर से मृदुला तो डेबिट होनी चाहिए थी और सेल्स जो है वो क्रेडिट होनी चाहिए थी। तो मृदुला डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये अमाउंट कॉलम में आना चाहिए था 5000। तो ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन इस बार हमने जो रॉन्ग एंट्री की वो कौन सी की, वो की मृदुला को डेबिट किया, सेल्स को क्रेडिट किया, लेकिन कितने अमाउंट से किया, 5400 से। अब देखो क्या होगा, अब जब हमने रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है तो हमने क्या करना है। अब फिर से मैं कहूंगी आपको कि थ्योरेटिकल रूल्स याद करो। हमने एक्सेस डेबिट और एक्सेस क्रेडिट वाले में क्या किया था, हमने ये पढ़ा था कि उल्टा इफेक्ट डाल देना है। तो दैट मीन्स जो मृदुला यहाँ डेबिट हुई है उसे क्रेडिट कर दो और जो सेल्स यहाँ क्रेडिट हुए हैं उन्हें क्या करो, उन्हें डेबिट कर दो। अब अमाउंट कॉलम में कितना आएगा, अमाउंट कॉलम में फिर से हमने डिफरेंस वाली अमाउंट ही शो करनी है, क्योंकि 5000 का इफेक्ट तो हमने शो करना ही है ना, जो सही वाला है। जो डिफरेंस है 400 एक्स्ट्रा जो हुआ है, सिर्फ उस एक्स्ट्रा का इफेक्ट हमने कम करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 400 से ये एंट्री पास कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जितने आज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाए गए हैं आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया कि ये बेसिकली रेक्टिफाइंग एंट्रीज वाला कंसेप्ट है क्या। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम 2 साइडेड एरर्स के बेसिस पर ही कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर कर देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, बने रहिए चैनल के साथ। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड यस, वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।